बहुत बार हो गया है, एक बार नहीं हुआ। अब कोई सॉलिड स्टेप लीजिए। आप ऐसा कर दीजिए कि वो जो पागल वहां का आर्मी चीफ है उसकी स्पीच सुनिएगा, कोई एक समझदार आदमी नहीं दे सकता। Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर के रहेगी। पहलगाम हमले के बाद की परिस्थितियों पर ये पूरा एनालिसिस डिस्कशन इस वक्त कर रहे हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। बीजेपी से हमारे साथ ठाकुर अभिजीत जसरोटिया इस बातचीत में है। कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं हमारे साथ। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्रांतीय उपाध्यक्ष मोहम्मद इमरान काजी आज इस बातचीत में जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पॉलिटिकल एनालिस्ट सुजाता पांडे जी हैं हमारे साथ। विदेश मामलों के एक्सपर्ट रविंद्रनाथ सचदेव जी इस बातचीत में जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत में यहाँ पर सबसे पहले रविंद्रनाथ सचदेव जी आपके साथ करना चाहूंगी। सर, आप लगातार पैनल पे डिस्कशन में आते भी हैं। 22 तारीख को अटैक हुआ और उसके बाद से अब तक भारत सरकार कई महत्वपूर्ण मीटिंग, सिक्योरिटी पर मीटिंग, आर्मी चीफ्स के साथ में बैठकें, बातचीत सब हुई सर, लेकिन 22 तारीख के बाद से अब तक जिन लोगों ने हमला किया, जिन आतंकवादियों ने हमला किया, उन्हें हम नहीं पकड़ पाए हैं और एक कॉन्क्रीट स्टेप पाकिस्तान पर क्या होगा इसे लेकर तस्वीर अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। मैं समझती हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को स्वीकार भी कर रही हूँ अभी आपके सामने कि आसान होता है पैनल डिस्कशन में इस पर सवाल पूछना। सेना अपने तरीके से काम कर रही है, उनका ग्राउंड वर्क अपने अलग तरह से होगा और वो ऑब्वियसली डिस्कशंस में डिसाइड नहीं होगा, लेकिन फिर भी सर देश के लोगों के मन में ये सवाल है, ये प्रतीक्षा है कि आखिर पाकिस्तान को जवाब दिए जाने की जो बात है वो जमीन पर होता हुआ कब दिखाएगा। आपके अभी तक के एक्शंस और सिचुएशंस संतुष्ट हैं सर आप उससे? थैंक यू। आई मीन देखिए, इंटरनल का जो मामला है डेफिनेटली यस, उसमें कहीं ना कोई गैप्स हैं, राइट। बट यस, ये हर चीज 100% फूल प्रूफ नहीं हो सकती, बट गैप्स हैं। रीऑर्गेनाइज होना होगा हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को, किस हिसाब से होता है वो हमारे स्पेशलिस्ट करेंगे, बट वो गैप है। अब जहां तक बात रही सेकेंड पोर्शन की कि क्या होगा, कब होगा, संतुष्ट हैं। देखिए, ऑफ कोर्स डिमांड और इच्छा तो है कि इमीडिएट एक्शन हो, राइट। बट यस, कुछ समय लग रहा है, जैसे अभी 10 दिन लग गए हैं, हफ्ता जितना भी लग गया है। कुछ तैयारियों में, कुछ चीजों का समीकरण करने में टाइम भी लगता है, तो मैं उस पर जाता हूं। मेरे विचार से अभी इंडिया को शायद कर रहा है, या मेरे को जो दिखता है होना चाहिए, हमें दुनिया को यह बताना चाहिए और पाकिस्तान को कि अब वक्त आ गया है टिट फॉर टैट। ये शब्द क्लियर मैं यूज कर रहा हूं, टिट फॉर टैट, क्योंकि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और ये आपके ट्रंप और जेडी वैंस वगैरह ये भाषा समझते हैं। हमें यस प्रेशर है, कुछ करना है। अब क्वेश्चन ये है हम क्या करें। जो भी हम करेंगे उसका पाकिस्तान रिएक्शन तो करेगा ही ना, और जब पाकिस्तान रिएक्शन करेगा, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि रीजनल वॉर से बचना चाहिए भारत को, इसे किस राइट, ठीक, ओके, अभी लिंक कर लेते हैं, जस्ट गिव मी 20 सेकेंड्स। तो पाकिस्तान रिएक्ट करेगा कि हमने कुछ करा, और फिर उसके रिएक्शन में हम रिएक्शन करेंगे। तो आई थिंक हमारी फॉरेन पॉलिसी से मैं क्लियरली एक्सप्लेन या परसुएड कर रही है अमेरिका को कि आप पाकिस्तान को ये समझा दो, प्रेशर डाल दो कि वो रिएक्शन बड़ा ना करे। हम तो करेंगे ही, चाहे किसी भी तरह का, हम शायद कोई भी ऐसा होगा जो दिखेगा उस तरह का करेंगे, बट पाकिस्तान उसका जो रिएक्शन हो वो अपना म्यूटेड रखे। ठीक है, कुछ मिसाइल्स फायर कर दे जवाब में और हमारी एयर डिफेंस पाकिस्तान के मिसाइल्स को गिरा दे, ताकि मामला डाउन स्केलेट हो जाए। अदरवाइज अगर पाकिस्तान ने बड़ा रिटेलिएशन करा, जो भी कुछ भी करा अगर, तो हम तो उससे बड़ा करेंगे, तो वॉर बहुत बड़ी चली जाएगी। तो आई थिंक हम अमेरिका को ये फिलहाल कह रहे हैं कि हमें टिट फॉर टैट करना है, और अमेरिकन ये लैंग्वेज समझते हैं। स्कोर 1-on-1 हमें बराबर करना है। ट्रंप समझता है इस बात को। तो अब जो जेडी वैंस कह रहे हैं कि वॉर एस्केलेट नहीं होनी चाहिए, देखिए वो तो डेफिनेटली कोई भी लीडर कहेंगे स्टेट्समैन लाइक हिसाब से कि कुछ वॉर नहीं होनी चाहिए, वॉर के खतरे हटने चाहिए। बट रियलिटी में जो
अगर वो चाहते ही नहीं, या तो और जो हम उनको प्रेशराइज कर सके, उनको कन्विंस कर सके कि वो ये रोल अदा ठीक। करें। एंड बाय द वे, ये रोल अदा केवल अमेरिका ही नहीं, ये रोल हम सऊदी अरब को भी बोलेंगे और बोल रहे होंगे, और एमिरेट्स को भी बोल रहे होंगे कि हम कुछ ठीक है। अटैक करेंगे, बट उसके जवाब में पाकिस्तान को आप प्रेशर डालो कि वो ज्यादा बड़ा रिवर्सल ना करे, नहीं तो भयानक हो जाएगा। ठीक है, काजी साहब, आप अभी तक के एक्शन से संतुष्ट हैं? जो 22 तारीख को यहाँ पे हुआ, नहीं होना चाहिए था। वो कुछ इंसानों का कत्ल नहीं था, वो पूरी इंसानियत का कत्ल था वो यहाँ पे। लेकिन आज मुल्क भर के लोगों को ये समझना चाहिए कि जिस चीज का कसूरवार उन्होंने कुछ कश्मीरियों को या मुसलमानों को पर्टिकुलरली, मैं ये कहने से गुरेज नहीं करूंगा यहाँ पे कि टारगेट बनाया कि ये पर्टिकुलर कश्मीरीज ने किया। आज उनको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ हमारे एक्सपर्ट थे, अभी उन्होंने बताया कि गैप्स हैं। गैप्स का मतलब हमारा यही है कि वहां पे बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था, बहुत बड़ा इंटेलिजेंस लैप्स था, कि कुछ लोग आते हैं, सरहद पार से आते हैं, उनको यहाँ पे पूरी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी मिलती है, उनको यहाँ पे पूरे हो सकता है आर्म्स एंड एम्युनिशन भी उनको यहीं से प्रोवाइड किया गया होगा, उनकी लॉजिस्टिक्स को यहाँ पे देखा गया। वो आते हैं, वो एक एरिया में चले जाते हैं, वहां वो नाम पूछ पूछ के लोगों को कत्लो आम करते हैं वहां पे, और हमारी इंटेलिजेंस और हमारी सिक्योरिटी को कानो कान खबर नहीं हो रही है। क्या हम ये माने कि हमारी इंटेलिजेंस और हमारी सिक्योरिटी कमजोर है कि ये किसी और तरीके से सवाल खड़ा कर देता है उन लोगों पे जो आज हेल्म ऑफ अफेयर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। आज जो लोग यहाँ पे ये कहते थे कि यहाँ पे स्टेट के पावर्स इनके पास हैं, इनके पास स्पेशल स्टेटस है, उसकी वजह से यहाँ टेररिज्म है, उसकी वजह से यहाँ पे ये मिलिटेंसी वगैरह सारा कुछ है, तो आज मुझे ये बताइए कि आज इसके जिम्मेदार कौन है? क्या उन्होंने अभी तक मुल्क भर के लोगों से माफी मांगी कि ये हमारी गलती है? और जो हमने डिसीजन 2019 में लिए यहाँ पे इस रियासत को तोड़ के और यहाँ का स्पेशल स्टेटस छीन के, उसका और टेररिज्म का कोई रिलेशन कभी था ही नहीं। आज हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और बदकिस्मती की बात यह है, मीडिया को मैं देख रहा हूं, इंस्टेड कि वो इस चीज को हाईलाइट करती कि कैसे एक कश्मीरी लड़के ने, निहत्थे कश्मीरी लड़के ने अपनी जान गंवा के वहां पे टूरिस्ट की जान बचाई, कैसे आज कश्मीर की जामा मस्जिद में इस चीज की कंडेमनेशन होती है, कैसे यहां पे पूरे जम्मू कश्मीर में हर फर्द ने बगैर किसी रिलीजन के, बगैर किसी कास्ट को देखते हुए इस चीज को कंडेम किया और यह कहा कि जो इसके कसूरवार है उनको 7 सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मीडिया ने, हमें देखने को यह मिला कि मीडिया ने इस चीज को अप्रिशिएट न करते हुए इस चीज को एक कम्युनल लाइन पे लेकर गए और लोगों को डिवाइड करने की बात की उन्होंने आज फिर से। और जो लोग इसके सही कसूरवार हैं इस वक्त, उनसे अभी भी सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी यहाँ पे, जिनके कंट्रोल में होम अफेयर्स है। ठीक है काजी साहब, देखिए हालांकि पूरी मीडिया की जिम्मेदारी मेरे सर नहीं है, तो इसलिए मैं सबके बिहाफ पे तो ये नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी काफी हद तक हम मीडिया चैनल्स पर या खबरों की जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जिन बातों का जिक्र आपने किया वो रिपोर्ट हुई है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कंप्लीटली वो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या कहीं पर भी डिस्कशन, चर्चा और रिपोर्टिंग का हिस्सा नहीं रहा। और रही बात, आपने सांप्रदायिक तनाव का जिक्र किया कि हिंदू मुसलमान का एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। देखिए वो तत्व समाज में है, उससे तो इनकार किसी को नहीं, लेकिन क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि धर्म पूछकर वहां पर हमला हुआ है, हिंदू हो तो मार दिया और बाकियों को छोड़ दिया? तो सर इससे इनकार नहीं किया जा सकता ना, तो फैक्ट को तो फेस करना पड़ेगा सर। ये फैक्ट है, ये तथ्य है, और जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर थे, जिन्होंने वो हमला अपने ऊपर झेला है, ये उनकी आप बीती है, उन्होंने बताया ये उनके साथ ये चीज हुई है, तो इससे हम इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। हाँ, उस लाइट में पूरा कश्मीर वैसा है, ये बात कोई नहीं कह रहा, ये बात कोई नहीं कह रहा, मैं पूरा यही कश्मीर वैसा है। नेहा जी, मैं यही सुने प्लीज, मैं यही कहना चाहता हूं कि क्या उसका कसूरवार जम्मू कश्मीर का कोई इंसान है जिसको आज इस चीज की सजा मिल रही है? क्या ये किसी आम कश्मीरी ने ये किया है? जसरोटिया जी को देना चाहिए यहाँ पर। जसरोटिया जी, आप तो खुद मेरे ख्याल से जम्मू रीजन से ही आते हैं, और जो पूरी सिचुएशन यहाँ पर है, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल उन्होंने यहाँ पर उठाए। देखिए बात यहाँ पर ये नहीं है कि आतंकवादी हमले पर सवाल पूछे जा रहे हैं तो सेना को क्वेश्चन कर दिया, सरकार को क्वेश्चन कर दिया,
या देश प्रेम इनमें है या नहीं है, या आप यहाँ मुद्दा ये है कि अगर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, उसकी जिम्मेदारी तो कहीं तय की जानी चाहिए ना। उसकी जिम्मेदारी क्या तय हुई है? हम तो कहीं कोई चले जी, जो जरूरत आतंकवादी हमले के लिहाज से होनी चाहिए उसकी बात अलग है, पर सिक्योरिटी लैब्स पर कितने इस्तीफे हुए, क्या एक्शन लिया गया? जहां तक रही बात, मैं रहने वाला मूलतः जम्मू से हूं, लेकिन ज्यादातर मेरा कार्य क्षेत्र कश्मीर ही है और पिछले 15-20 साल से मैं कश्मीर में ही अपना पॉलिटिकल इसके लिए चलते मैं आता जाता रहता हूं कश्मीर के अंदर। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली समझे कि लास्ट टू लास्ट ट्यूसडे जो था, जिस दिन ये घटना घटी, उस दिन मैं उसी दिन कश्मीर लैंड किया था। और जितने भी सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, उनमें से सबसे पहला मैं ही था जो अनंतनाग हॉस्पिटल में पहुंचा। और वहां पर कुछ पे सर्जरी चल रही थी, एक दो और पेशेंट्स थे, उनके जो साथ में लोग थे, सबके साथ मैं और मेरे साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग इकट्ठे मिले, जिसे शायद सभी न्यूज़पेपर न्यूज चैनल्स में भी रिपोर्ट किया था। खैर, जो उनका दुख था, जो सब कुछ था, वो तो हम सिर्फ कहने से बातें ही हैं हमारी, अब से उनका दुख तो नहीं बांट सकते। वो 26 परिवार जिनके घर के सगे संबंधी नहीं, उन पे क्या दुखों का पहाड़ टूटा होगा। और मैं एक बात जो बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली मैं हर एक चैनल पे बड़ा एग्रेसिव रहता हूँ, काफी ज्यादा डिबेट्स भी करता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरा भी कुछ दिल इस तरह से टूटा हुआ समझ लीजिए कि मैंने बहुत कम डिबेट्स की इन सब चीजों को लेकर। मुझे लगा कि इस पे ना तो राजनीति होनी चाहिए, ना इस पे डिबेट्स होनी चाहिए। और मैंने इसी तरह के बयान कश्मीर में भी जब अगले दिन चैनल्स पे रहा, अगले दिन हमने जब एक शोक सभा बुलाई थी अपने पार्टी ऑफिस के अंदर, और सभी के सभी लोग आए थे, सभी के वहां पर हमने जितने फोटोग्राफ्स हमारे पास अवेलेबल थे, सबके लिए हमने दुआ भी मांगी, सबके लिए पूजा भी की कि सबकी आत्मा को शांति मिले। और कम से कम हमने वो बात नहीं की जिस तरह से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता बात करना शुरू हो गए। 2 मिनट में आप इसको हिंदू मुसलमान या मुसलमान हिंदू करके जोड़ के देखना शुरू कर देते हैं। मैं तो इंसानियत का कत्ल समझता हूँ, और मैं ये समझता हूँ ये जो कत्लो गारत की गई है, इसको पूरी दुनिया में शायद चंद अपॉर्चुनिस्टिक लोगों को छोड़ दीजिए, और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इसको कंडेम नहीं करेगा। वही हाल हमारा है, वही हम सबका है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को अभी भी इसमें राजनीति सूझी, और मैं उसको फिर जरूर इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहली बात है, कोई इंटेलिजेंस फेलियर की बात करता है, मैं बताना चाहता हूं कि ये जिस तरह का एक कंट्री है हमारे पास, नापाक मुल्क पाकिस्तान, तो किसने इसका नाम डाला होगा, नापाकिस्तान, ये मुगलक है, और एक ऐसा मुल्क जहां पर ब्रीडिंग ग्राउंड है सभी के सभी टेररिस्ट का। और मैं 20 साल से इस मुल्क को भी देख रहा हूं और अपने कश्मीर के हालात भी देख रहा हूं, जिस तरह से वहां पर टेररिस्ट की इंडस्ट्री चलाई जाती है, सब कुछ यहाँ पर किया जाता है। और बदकिस्मती हमारी है कि हमारे ज्योग्राफिकल नेबर्स, एंड यू कैन नॉट चेंज योर ज्योग्राफिकल नेबर्स, जिसे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था। अब आज की दुनिया में मुझे वो एक देश बता दीजिए जो अपने आप को कह सकता है कि हम 101% टेररिज्म फ्री है, हमारे यहाँ पर कोई टेररिस्ट अटैक नहीं कर सकता। अगर न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स के अंदर जाकर अगर कोई दिन के बीच में प्लेन लेके घुस सकता है, तो कौन सा कंट्री है जो सेफ है? हमारा जो बदकिस्मती हमारी, ये आप देखिए, यूएसए के तो आगे पीछे कोई ऐसा होस्टाइल कंट्री भी नहीं जिसके साथ उन्हें बॉर्डर शेयर करना पड़ता है। हमारे तो 2-2, 3-3 ऐसे कंट्री हैं जो हमेशा षड्यंत्र में, फिराक में रहते हैं कि कब हमारे पे हमला किया जाए। फिर भी मैं सल्यूट करना चाहता हूं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, अपने आर्मी के जवानों को, जो अपने प्राणों की आहुति देकर भी काफी हद तक हमारे प्राण बचाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब आती है बात जो राजनीति की। सबसे पहली बात है कि ये सोच पनपी कहां से, का कभी इसके बारे में कभी पूछा गया? ये जिस पार्टी के प्रवक्ता के इनसे पूछा गया कि ये सोच यहां से कहां पर आई? क्या वो 87 का दौर इनसे पूछा गया? उससे पहले तो सब कुछ भला चंगा था। मीनाक्षी जी, जो 87 से पहलों का अगर आप रिपोर्ट निकालेंगे ना पुलिस स्टेशन की, खासकर कश्मीर के थानों की, सबसे बड़ी वहां पर क्या वारदात होती थी, अगर कभी चाकू निकल जाता था तो हेडलाइंस बन जाया करती थी न्यूज़पेपर की। लेकिन 87 के बाद ऐसा क्या हुआ कि बम, गोली, बारूद, कत्लो गारत ने यहाँ पर पीछा ही नहीं छोड़ा। और उसके अंदर कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज वाले यहाँ बात करते हैं, 1.5 लाख कब्रें हैं, कई शमशाने हैं जो यहाँ पर बनी सिर्फ और सिर्फ इन पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से। पाकिस्तान तो शुरू से फिराक में था, हमें याद है 47 के बाद भी पाकिस्तान इसी फिराक में था। अगर मकबूल शेरबानी उस समय उन लोगों को ना भटकाता 2-3 दिन के लिए, तो आज तो ये कश्मीर, ये तो पाकिस्तान के अंदर होता, और आज वही हाल होता जो पाकिस्तान में उन लोगों का है। छोटा सा रिएक्शन देना चाह रहे हैं, मैं पूजा जी से और सुजाता जी के पास जाऊंगी, वो अभी तक बोल नहीं पाएंगे। काजी साहब संक्षेप में, बहुत शॉर्ट में पूछिएगा सर, आपका क्या है इस पर सवाल? नहीं नेहा जी, मैं जो जसरोटिया जी, जो लोग सुनना चाहते थे, जसरोटिया जी ने कौन सी कहानी सुनाई, ये लोग आज नहीं सुनना चाहते हैं। लोग सुनना चाहते हैं जिन्होंने वहां पे जान गंवाई है, उनकी जान के जिम्मेदार कौन है, इस चीज का जवाब दीजिए। ये छोड़िए 87 की कहानी सुनना। लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि सज्जाद शाहीन आप ही का एमएलए जो आज भी कह रहा है कि पाकिस्तान से बात कर, तो लोग आपसे कितने सवाल पूछना चाहते हैं? आपने और आपके चीफ मिनिस्टर ने एक भी लोगों का हिसाब किताब दिया? 1.5 लाख खबरों का हिसाब किताब दिया आपने? आज आपकी सोच है जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। ये आपकी सोच है जिसके कारण कश्मीर में सब कुछ हुआ है। हमें ना बताएं कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। ये आपने किया, सब कुछ आपका किया धरा है यहाँ पर। और आज भी आप बोलते हो पाकिस्तान से बात करो, आज भी आप बोलते हो पाकिस्तान से बात करो। थोड़ी तो लज्जा करो, थोड़ी तो शर्म करो।
करो। अभी तो 26 लोगों के आंसू भी नहीं सूखे और आप लोग यहाँ पर सियासत करना शुरू हो गए। निर्लज्जता की चरम सीमा पर आप लोग आज उतर आए हुए हैं। आप लोगों को ये बताइए कि आप बताइए 1.5 लाख खबरों का हिसाब किताब दीजिए। पहले 1.5 लाख खबरों का हिसाब किताब दीजिए। ये बताइए कि जो पहले 5 गए थे हाजिर ग्रुप के वो आपके वर्कर थे। ये बताइए जो सबसे पहले वहां पर जो सबसे पहले हथियार उठाने गए थे वो आपकी पार्टी के वर्कर थे। बताओ ना जरा, बताओ लोगों को कि जो सबसे पहले 5 गए थे आपकी पार्टी के वर्कर थे। बताओ ना पहले वो हाजिर ग्रुप कौन था, किसके वर्कर थे वो? हमें ना बताएं, मुझे कम से कम ना बताओ, उनको बताइए वो जिनको पता नहीं है कश्मीर का। मैंने 20 साल लगाए कश्मीर के अंदर, मैं सबको जानता हूं अच्छी तरह से, मुझे ना बताओ। अभिजीत सर प्लीज, इमरान सर प्लीज 2 मिनट रुक जाइए। अभी 2 पैनलिस्ट बोल भी नहीं पाए हैं, ठीक है, 1 बाय 1। पूजा त्रिपाठी जी, संतुष्ट हैं आप अभी तक के एक्शन से? 22 तारीख को एक बहुत बड़ा घातक हमला हुआ है हिंदुस्तान की आत्मा के ऊपर। 28 निर्दोष लोगों को खून मौत के घाट उतार दिया गया। आपने सही पूछा, धर्म पूछकर किया और आतंकियों की यही मंशा भी थी कि इसे हिंदू मुस्लिम किया जाए। पर जिस तरीके से इस पे अभी राजनीति हो रही है, जिस तरीके से 2 पैनलिस्ट लड़ रहे हैं, आज समूचा विपक्ष, सारा का सारे विपक्षी पार्टियों ने कहा कि आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आप उमर अब्दुल्ला जी को, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को अगर सुनेंगे तो वो कहते हैं कि मैं किस मुंह से जवाब दूं लेफ्टिनेंट वीरेन नारवाल की 6 दिन की ब्याता पत्नी को। मैं अगर रेवंत रेड्डी की बात करूं, मैं अगर असवादुद्दीन ओवैसी की बात करूं, मैं अगर हर किसी की बात करूं, हर किसी ने कहा कि समूचा विपक्ष खड़ा है, आप पाकिस्तान को जवाब दीजिए। पर 22 तारीख की घटना, आज हम 2 मई को यहाँ बैठे हैं पर कोई वो नहीं। मैं समझती हूँ कि सारे स्ट्रैटेजिक डिफेंस, सारी डिटेल्स देश के सामने नहीं चाहिए, पर अपोजिशन ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी जिसे प्रधानमंत्री को अध्यक्षता करने का निवेदन किया था कि वो इस देश को एश्योर करे। प्रधानमंत्री ने ना तो इस देश को राष्ट्र के नाम संदेश दिया, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने कंबाइंड जॉइंट पार्लियामेंट्री मीटिंग भी नहीं बुलाई ताकि लोगों के सामने ये संदेश जाए कि देश सुरक्षित हाथों में है। किसी को आप चाहिए तो उस मीटिंग के, उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मीटिंग के ऑडियो विजुअल सब ऑफ कर दीजिए, पर देश को ये बताइए कि आप कर क्या रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब पूरा का पूरा विपक्ष बट बिना किसी किंतु परंतु के साथ कहा है कि हम देश की सशक्त सेना और देश की सरकार के साथ है, आप पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दीजिए। तो आज प्रधानमंत्री केरल में विपक्ष पर तंज कस रहे हैं। कल प्रधानमंत्री एंटरटेनमेंट कोई किसी ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट अटेंड कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री हैं, वो कर सकते हैं, पर आज वो विपक्ष पर तंज कस रहे हैं। यह देश जब इतने नाजुक माहौल से गुजर रहा है, प्रधानमंत्री के पास एक समय है, यह इतना समय है और इतनी संवेदनशीलता है कि थरूर जी यहाँ बैठे हैं तो नहीं आएगी। और अभी बात 87 और 79 की नहीं कहते हैं, मैं 1971 पे जाती हूँ सीधा से सीधा। वो एक इंदिरा गांधी का रिजॉल्व था जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया था। बताया उन्होंने भी नहीं था देश को कि क्या चल रहा है, उन्होंने कहा था कि सारी चीजें बताई नहीं जाती। और पूरा आज हम जेडी वैंस का स्टेटमेंट देखें, ट्रंप कहते हैं 1000 साल की दुश्मनी है, जेडी वैंस कहते हैं हमें ये वॉर नहीं चाहिए। वो इंदिरा गांधी थी जिन्होंने बिना किसी विश्व के देश का सुने हुए उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। और जहां तक टेरर अटैक्स की बात है, मैं ये बात बताना चाहूंगी अपने प्रवक्ता को कि 2014 में 222 टेरर अटैक्स हुए हैं, 2015 में 208 टेरर अटैक्स हुए, 2016 में 322 टेरर अटैक्स हुए, 2017 में 342 टेरर अटैक्स हुए, 2018 में 614 टेरर अटैक्स हुए। तो सब कुछ सही है, ये नया कश्मीर है, सब कुछ सही है, ये वाला बंद करिए और आप बताइए कि सिक्योरिटी लैप्सेस क्यों है। हम समझते हैं सिक्योरिटी लैप्सेस, विपक्ष अगेन कह रहा है, लेकिन आप बताइए कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। क्या अभी तक कोई भी इस्तीफा हुआ है? कल कितनी मैं पूजा त्रिपाठी की बात को ही थोड़ा और आगे लेकर आऊंगी, ठीक है सुजाता जी। देखिए 2 बातें हैं यहाँ पर। एक तो ये है कि विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगा, स्वाभाविक है, उनके काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाएंगे, वो उनके पॉलिटिक्स का भी हिस्सा है और विपक्ष की भूमिका भी है। अब यहाँ पर दूसरा बिंदु आता है, वो ये कि प्रधानमंत्री को हम देखते हैं कि जब हमला हुआ तो उसके बाद जो उनका पहला स्टेटमेंट आता है वो मधुबनी के कार्यक्रम से आता है, जो कि एक सरकारी कार्यक्रम, मेरे ख्याल से कुछ पंचायती राज से जुड़ा कुछ कार्यक्रम था वो, जहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट भी होने थे, वहां से आता है। क्या एक ऐसे हमले के समय में संसद का एक सेशन बुलाया जाना जहां पर संसद से एक बड़ा मैसेज, एक लाउड एंड क्लियर एक मैसेज पूरे देश के साथ पूरी दुनिया के लिए जाए, नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर को हमने देखा है कि उन्होंने कई बार कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए अलग से देश को संबोधित किया है, जो कई बार उनके एक्स प्रोफाइल से एक पोस्ट आता है या पहले ट्विटर था तो ट्वीट आता था कि आज रात को 8 बजे पीएम संबोधित करेंगे। अगर इस मैटर में भी पीएम संबोधित करें और एक कैटेगोरिकली एक मैसेज पूरे देश के लिए दें,
तो शायद एक ज्यादा बेहतर स्थिति होती। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अलग अलग कार्यक्रम के मंचों का इस्तेमाल हो रहा है कि बंगाल से बोल रहे हैं या बिहार, माफ कीजिए, बिहार से बोल रहे हैं, केरला से बोल रहे हैं, या किसी और कार्यक्रम से बोल रहे हैं, या मन की बात से बोल रहे हैं। लेकिन स्पेसिफिकली इस पर्पज से एक मैसेज क्या दिए जाने की जरूरत नहीं थी। पहले तो मीनाक्षी, सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि इस मंच का इस्तेमाल जिस तरह से पाकिस्तान को कवर फायर देने की गई, वो एक निंदनीय है, वो नहीं होना चाहिए। इस समय विपक्ष अगर ये कह रहा है कि वो सरकार के साथ खड़ा है और पूरी तरह से खड़ा है, तो अपने स्टैंड को बरकरार रखना चाहिए। इसमें 370 या दूसरी बातें ही करनी चाहिए, जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी अपने भाषण में कही। हालांकि अपने 1.5 घंटे के भाषण में उन्होंने पाकिस्तान का एक बार भी जिक्र नहीं किया। जो आपके सवाल पे आते हो, तो पहला सवाल जो आपने कहा कि क्या हमको एक प्रधानमंत्री का डायरेक्ट मैसेज नहीं मिलना चाहिए था, पर ये युद्ध है मीनाक्षी, ये कोई मन की बात तो है नहीं, ये कोई बेटी बचाओ बेटी कार्यक्रम तो है नहीं। तो आप देखिए, मोदी सरकार की जो भी योजनाएं, जो भी एक नीति रही हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक की बात हो या सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, युद्ध बिना शोर के हुआ। हमको पता नहीं चला कि कब बालाकोट स्ट्राइक हुआ, हमको पता नहीं चला कि कब उरीज का स्ट्राइक हुआ, और उसकी जिम्मेदारी सरकार ने ली। पहले भी होता हुआ होगा, लेकिन सरकार ने कभी जिम्मेदारी नहीं ली होती। आज जो है, जो हम स्थिति, आज पूरी युद्ध की स्थिति को समझिए कि हमारे पास क्या क्या विकल्प है। हम कह रहे हैं कि आज क्यों नहीं युद्ध कर रहे की घोषणा होती है, हम आज ही क्यों नहीं पाकिस्तान पे हमला कर देते हैं। तो आज के समय में मीनाक्षी, ये बात क्लियर हो चुकी है बहुत। अभी तो हम जितनी को सुनते आ रहे हैं, एक्सपर्ट को सुनते आ रहे हैं, जो लोग वहां पे हैं उनको सुनते आ रहे हैं कि ये जो पहलगाम की घटना हुई है, ये कोई वन ऑफ घटना नहीं थी, ये पूरी प्लानिंग के साथ घटना हुई थी। आप जनरल मुनीर का भाषण सुनिए, उसके बाद पहलगाम को जोड़िए, फिर उसके बाद से आज पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो का हो या फिर उनके जो आर्मी के जो भी वक्तव्य आ रहे हैं, वो सब क्या कह रहे हैं, वो पाकिस्तान युद्ध के लिए आपको उकसा रहा है और मिलिट्री युद्ध के लिए उकसा रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि उससे मुनीर का फायदा होगा, वो एक्सटेंशन लेगा और पाकिस्तान अपना कटोरा लेके दूसरे देशों में जाएगा, बोलेगा कि हम एक विक्टिम है, हम इस युद्ध को सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इंपोर्ट के लिए भी सिर्फ 1 महीने का पैसा बचा है। उनकी इन्फ्लेशन 50% है मीनाक्षी। जनता को आटे के पैसे नहीं है। सिंधु घाटी समझौता पे जो सरकार ने कार्रवाई की, उसके बाद पानी के भी पैसे नहीं है। बलोच अपनी लड़ाई लड़ रहा है, सिंध अलग होने को तैयार है। तो ये सबको पता है कि पाकिस्तान किस तरह से इस युद्ध का इस्तेमाल करना चाहता है अपनी स्थिति बेहतर, और ये कहिए कि कुछ सांसें और खरीदने के लिए। लेकिन हमारे पास क्या विकल्प है? और मैं ये पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना चाहती, लेकिन हमारे पास क्या विकल्प? हमारे पहला विकल्प था मिलिट्री रिस्पॉन्स, हम कर देते बिल्कुल वैसे ही। लेकिन अगर आप यहाँ पे किसी पैनलिस्ट ने इंदिरा गांधी की बात की, 72 के वॉर की बात की, तो आपको पता होना चाहिए, इनको शायद जानकारी नहीं है, इंदिरा गांधी ने उनको अप्रैल में श्याम मानेकशॉ को कहा था कि हमको पाकिस्तान से डायरेक्ट इंगेज करना होगा। लेकिन श्याम मानेकशॉ ने कहा कि मुझे दिसंबर लगेगा, क्योंकि आर्मी की तैयारियां पूरी होनी चाहिए। और वो 6 महीने लगे, उसका परिणाम ये था कि हम 13 दिन में वो वॉर जीते। आज भी यही हो रहा है कि हम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली आइसोलेट कर रहे हैं, हम डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर रहे हैं, हम पानी की तरह से आइसोलेट कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि ये जो युद्ध होगा, वो सिर्फ टेररिस्ट पे, एक बालाकोट स्ट्राइक पे या फिर पीओके में जाके जो आतंकवादी ठिकाने हैं उसको उड़ा के नहीं होगा। ये उसके पीछे के जो उनके सरगना बैठे हैं, जो देश इस टेरर फंडिंग को करता रहा है, जो युद्ध से नहीं हारता, युद्ध में वो हार जाते हैं, लेकिन वो फिर से खड़े उठते हैं। और वो फिर वो एक वो जो जिसको बोलते हैं कि जिब्राल्टर, जिसे कि 1000 कट्स दो, ताकि इंडिया हमेशा ब्लीड करता रहे, ताकि स्लीपर सेल चलते रहे, ताकि इन्फिल्ट्रेशन होती रहे, ताकि कश्मीर का मुद्दा हमेशा उठता रहे। तो ये सारी चीजें जो होती रही हैं, इसको खत्म करेगा। एंड मार्क माय वर्ड्स मीनाक्षी, मोदी है तो सबको यकीन है, हम सब में जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि क्या आपको लगता है कि मोदी छोड़ देंगे? ये वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? वो नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, युद्ध का एक सबसे बड़ा जो एक शर्त होती है कि के शर्तों पे होना चाहिए, आपके तारीख पे होना चाहिए, आपके स्थिति के अनुसार होना चाहिए। तो ये युद्ध जो होगा, वो सिर्फ टैंकों से नहीं लड़ा जाएगा, वो चाणक्य नीति से लड़ा जा रहा है। और जो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान आज है, आज क्या हुआ है रशिया में, आपने देखा साथ में पुतिन किस तरह से अमेरिका से आ रहे हैं, किस फ्रांस ने बिल्कुल हाथ खड़े किए हुए हैं।
कुछ नहीं है मीनाक्षी, अगर आज पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, आप उसकी इकोनॉमिक हालत देख लीजिए। कोरोना में सारे देश जो कोरोना से ग्रस्त थे, वो जस्ट 10 सेकेंड्स वो सारे वापस आए, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल डाउनवर्ड स्पाइरल की तरफ है मीनाक्षी। पाकिस्तान 10 दिन युद्ध सस्टेन नहीं कर सकता, और वो होगा, और वो जब होगा लास्ट नेल इन द कॉफिन होगा, मार्क माय वर्ड्स। ठीक है रविंदर जी, अभी देखिए आपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी सुने, किसका क्या स्टैंड है वो भी सुना सर, लेकिन अब मैं ये एक चीज समझना चाहती हूँ कि लड़ाई की बात सब कर रहे हैं, युद्ध की बात सब कर रहे हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, ये बातें सब जगह हो रही हैं, लेकिन डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन में नुकसान ज्यादा सर किसका होगा? पाकिस्तान के पास खोने के लिए क्या है? खोने के लिए तो हिंदुस्तान के पास ज्यादा है। डेफिनेटली यस, खोने आई मीन नुकसान दोनों को होगा, पाकिस्तान को ज्यादा होगा। खोने की बात अलग रखें, बट नुकसान पाकिस्तान को ज्यादा होगा, नुकसान हमें भी होगा ऑल आउट वॉर में। एंड आई थिंक उसी कारण देखिए, हमारा लॉन्ग टर्म अगर हमें अपने देश को देखना है तो हमें वॉर नहीं चाहिए, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, हमारे पास कोई ऑप्शंस भी नहीं छोड़ रही हैं। हमें जवाब भी देना है, हमें अपनी साख भी रखनी है। हमारा रिस्पॉन्स साउथ एशिया में बाकी हमारे पड़ोसी बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह, उन पे भी इम्पैक्ट करता है। तो नुकसान डेफिनेटली, पर वही बात है ना, यस पाकिस्तान का तो ऑलरेडी इतना नुकसान हुआ है, और नुकसान होगा। उस और नुकसान के चलते पाकिस्तान के अंदर जो फिलहाल के हालात हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल टेंशंस, पाकिस्तान को टूट बिखर भी सकता है, बट नुकसान हमें भी होगा। अब बात यह कि हम उस नुकसान को कितना हम रिस्क लेना चाहते हैं, ये बात भी है। रिस्क एक और बात है इसमें, देखिए मोदी जी चाहेंगे, हम चाहेंगे, कोई चीजें मैं चाहता हूं, पर मेरी अपनी रिसोर्सेज क्या हैं, राइट? और हम भी कितनी देर तक ये वॉर को सस्टेन करेंगे। आज की तारीख में इजराइल दुनिया का सुपर पावर, टेक्नोलॉजी, ये वो, अमेरिकन मनी, अमेरिकन सेंसर्स, सारी सब कुछ 20/20 गाजा को आज तक डोमिनेट नहीं कर पाया। Remember that, right? Gaza is hardly 20/20, 400 स्क्वायर किलोमीटर। उसको पूरी इजराइल क्षमता सैटेलाइट इंफॉर्मेशन नहीं कर पाई है। रशिया सुपर पावर, यूक्रेन को कुछ कुछ तो कर लिया, बट जिस हिसाब से कीव तक चला, वापस आना पड़ गया। तो वॉर किस सिरे जा सकती है कह नहीं सकते। एंड आई थिंक अल्टीमेटली आप किसी भी आर्मी या जनरल से पूछेंगे तो वो तो वॉर आखिरी, वो चाहते ही नहीं वॉर हो ओवरऑल, बट जब जरूरी है तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी जो फिलहाल मेरे ख्याल से चल रहा है और चलना चाहिए, मुझे जो दिखता है कि इंडिया एक फोर्सफुल कोई ना कोई एक्शन ले, ओके, टारगेटेड एक्शन ले, जो कि दिखे भी अच्छा एक्शन है, परंतु उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान का रिएक्शन नहीं बड़ा होना चाहिए। तो इस समय हमारी डिप्लोमेसी का प्रयास ये होना चाहिए, अमेरिका को, सऊदी अरब को और अरब एमिरेट्स, इन तीनों के द्वारा खासकर पाकिस्तान को कन्वे किया जाए कि इंडिया को ये करना है, जो हुआ है, हर्ट हुआ है, उनको रिएक्ट करना है, और वो करेंगे। अब तुम्हारे लिए बेहतर ये है, तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ शराड कर दो कि तुमने रिप्लाई करा, परंतु बड़ा मत करो क्योंकि तुमने। जी हाँ, हाँ जी जी, बिलावल भुट्टो के स्टेटमेंट पर क्या राय है सर आपकी? बिलावल का आप किस पॉइंट से कह रही हैं? एक तो वो जो कह रहे हैं कि यस हम टेरर को सपोर्ट करते रहे हैं, 30 साल से आतंकवाद का साथ देता रहे। हाँ जी, हाँ, नहीं उसमें सच है, उसमें कोई नई बात नहीं है, वो एक्नॉलेज है ऑलरेडी, बट वो जिस एंगल से कह रहे हैं वो कह रहे हैं, और उसमें सच्चाई है। बाय द वे, इन्होंने भाई ये पूरी दुनिया में जिहादी पॉइजन किसने डाला? अमेरिका ने और सऊदी ने मिलकर पाकिस्तान के साथ। सोवियत यूनियन को निकालना था, वो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट है, जो भगवान में बिलीव नहीं करते, तो इन्होंने इनको घुट्टी पिलाई कि ये तो इनको मारो। तो जिहाद वहां से शुरू, पाकिस्तान ने मदद करी, वो क्लियर कट है। पॉइंट इसकी, पाकिस्तान डर्टी गेम खेलता है। एक क्विक पॉइंट कहूंगा, इसमें हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो इस समय हुआ, तो पाकिस्तान कह रहा है अभी तक हम अमेरिका और वेस्ट का डर्टी गेम खेलते थे, वो अफगानिस्तान के एंगल दिखा के कह रहा है। बट पाकिस्तान इस समय एक डर्टी गेम चाइना के लिए भी खेल रहा है। पाकिस्तान को डर्टी गेम खेलने की आदत है, उसे फायदा उठाने की इनको आदत है। ओके, चाइना का डर्टी गेम ये खेल रहे हैं इस समय। इंडिया पर इस समय केवल आतंकी हिट ही नहीं है, इकोनॉमिक हिट है, इकोनॉमिक इंपैक्ट है हम पे। इस समय टैरिफ्स को लेकर ट्रंप जो लगा रहे हैं,
अमेरिकन कंपनीज चाइना से उठ के जा रही हैं, वियतनाम, मलेशिया इत्यादि, इंक्लूडिंग इंडिया। इस समय ऐसे अब जब वॉर और खतरे के बादल होंगे तो कौन कंपनी, बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में प्रोजेक्ट लगाएगा? तो पाकिस्तान ने ये डर्टी गेम इकोनॉमिक हिट करा है भारत के खिलाफ, और इसमें वो चाइना के साथ फेवर खींच सकता है। वो कहेगा चाइना को, देखो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है इंडिया की इकोनॉमी ना बढ़े, इंडिया पीछे रहे, मैंने भी यही करा है, मैंने तुम्हारे लिए फेवर किया है कि मैंने ये अटैक करके इंडिया को इकोनॉमिक रास्ते में अड़चन डाल दी है। ये तब है कि ऑलरेडी अगर चाइना पाकिस्तान की सांठगांठ ना हो अबाउट दिस हादसा, तो ये बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट मैं कहूंगा कि इट्स ऑब्वियस पाकिस्तान प्लेज डर्टी गेम्स, दे आर यूज्ड टू इट, एंड नाउ दे आर प्लेइंग आल्सो फॉर चाइना अगेंस्ट इंडिया। जिसरोटिया जी, सरकार के ऊपर क्या एक दबाव भी काम कर रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेना है जो स्वतः रूप से होता, उससे अलग एक एक्सपेक्टेशन पूरे देश में है? या ये कह लें कि जिस अंदाज में बीजेपी के नेता अलग अलग वक्त में स्टेटमेंट्स देते रहे हैं हमेशा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नया इंडिया है, ये मतलब इस तरह की कई बातें हैं, मैं अब उन बातों को कोट नहीं करना चाहती फिलहाल इस वक्त पर, लेकिन क्या समवेयर ये चीज भी एक दबाव की तरह काम कर रही है कि एक्शन सिर्फ लेना नहीं है, एक्शन लेते हुए दिखाई भी देना है, ताकि वो मैसेज भी जाए देश के भीतर? और ये एक बड़ा चैलेंज हो गया है सरकार के लिए आज की तारीख में। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे बड़ी बात यह, कम से कम अगर आप मोदी सरकार को जानते अच्छी तरह, तो ये वो सरकार नहीं है जो दबाव में आके कोई काम करे। हमें अपनी नैतिकता का पता है, हमें पता है हमारा कहाँ नुकसान हुआ और उस नुकसान के लिए हमें क्या करना है अच्छी तरह से जानते हैं। ये वो सरकार नहीं है कि जब हमारे फौजियों के शीश भी काट के लेकर जाया करते थे तो फौजियों के ही हाथ पीछे बांध दिया करते थे, उनको बदला लेने से भी मना कर दिया जाता था। ये वो सरकार नहीं है, आज तो घर पे घुस के मारने वाली सरकार है। लेकिन बड़ी चीजों को देखना पड़ता है, जिसका इशारा अभी हमारे एक्सपर्ट भी दे रहे थे, काफी चीजों को देखकर किया जाता है। लेकिन बात अभी यही आती है, जिस तरह से अभी पॉइंट आउट किया गया, क्यों सभी को यहाँ पर जवाब नहीं दिया गया, क्यों अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, क्या ये अपोजिशन क्या अपना अपोजिशन वाला किरदार निभा रही? अब आप खुद सोचिए कि जहां पर खुद ख्वाजा आसिफ जैसे जो इनके नेता हैं, वो खुद इंटरनेशनल चैनल्स पर बोल रहे हैं दैट वी वर प्लेइंग दिस डर्टी गेम, हम ये सब कुछ कर रहे थे। वहां पर आप कांग्रेस के नेता देख लीजिए, सैफुद्दीन सोज कहते हैं अगर पाकिस्तान बोलता है कि हमने कुछ नहीं किया, तो आप मान लीजिए कि हमने कुछ नहीं किया। जहां पर बोला जा रहा है, खुद बोल रहे हैं कि इन्होंने धर्म विशेष देखकर लोगों को टारगेट किया, पूछा गया तुम्हारा धर्म क्या, उसके बाद मारा गया। वहां पर रॉबर्ट वाड्रा बोलते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व की लड़ाई है। अब आप खुद सोचिए, क्या ये अपोजिशन मेच्योरली बिहेव कर रही है? आप किस पे भरोसा करेंगे आज की डेट में? आप खुद सोचिए, वही ख्वाजा आसिफ है जो पिछले चुनावों में वहां से वकालत करता था कि कांग्रेस को जिता दीजिए। अब जिनके प्रवक्ता वहां पर बैठे होंगे, ऐसी पार्टी से सबसे पहले आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? तो हम तो सबसे बड़ी समय लड़ाई हर एक फ्रंट के ऊपर है। यहाँ पर हमारे जितने नेता इनके हैं, खासकर कांग्रेस वालों के, इनका तो नाम ले लेकर वहां पर पाकिस्तान असेंबली में कसीदे पड़ जाते हैं, देखिए जी वो हमारे साथ है, ये हमारे साथ है, किस किस के नाम दिए गए आपके सामने। तो दुश्मन अगर आपके यहाँ पर बैठे हुए अपोजिशन की तारीफें कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि अपोजिशन अपना कौन सा रोल निभा रही है। दुख की बात यह होती है कि इस घड़ी के ऊपर जहां पूरे देश को एक होना चाहिए, यहाँ सिर्फ दिखने के लिए आपको एक दिखाई दे रही है पॉलिटिकल पार्टी जो कुछ है यहाँ पर उनके क्या किस सुर में सुर मिलाकर वो बोल रही है, वो आपके सामने है। आज देश पर इतनी बड़ी आपदा आन पड़ी, इतने लोगों की निर्मम हत्या की गई, उनके परिवारों के अभी आंसू भी नहीं सूखे और इन लोगों ने उसके ऊपर सियासत करना शुरू की। हमारा देश इस समय जिस तरह से हमें इस सिचुएशन को देखना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनके साथ टैकल कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पूजा त्रिपाठी। देखिए मीनाक्षी जी, जो ख्वाजा आसिफ ने किया और आज बिलावल भुट्टो ने किया, अभी तक यही पाकिस्तान था जो 1999 में कारगिल में अपने सैनिकों को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, जो इतना डरा हुआ, जो खुद एक टेरर स्टेट है, खाने को घर में नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने वाला हिसाब है, वो आज इंटरनेशनल फोरम पे आके कह रहा है कि हमने प्रॉक्सी टेरर वॉर करके रखा है। उसकी इतनी हिम्मत हो रही है ये करने की। तो हम नहीं कह रहे हैं कि आप स्ट्रैटेजिकली डिसीजन लीजिए, हम नहीं कह रहे हैं कि आप दबाव में आइए, कुछ आइए। जब सारा का सारा देश आपके साथ खड़ा है तो आपको पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। आप बॉर्डर एरिया से, पीओके से 150-200 किलोमीटर अंदर आके हमारे 28 सिविलियंस को, 28 टूरिस्टों को इस तरह मौत के घाट नहीं उतार सकते। और यह सरकार को, अगर सरकार का दबाव है तो बिल्कुल सही दबाव है, क्योंकि आज हर देशवासी ये चाहता है कि पाकिस्तान पर एक्शन हो और पाकिस्तानी सरकार ले, हम नहीं कह रहे। और जहां तक सेना की बात है, मैं उसके वॉर के एकदम बट्स में नहीं जाऊंगी, पर मुझे आज भी याद है कि लोंगेवाल में जब हमारी सेना 1.10 थी उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से,
तो तब उस वक्त ब्रिगेडियर ने कहा था कि हम नाश्ता कराची में करेंगे और लंच हम इस्लामाबाद में करेंगे, तो हमारी सेना पर तो कोई हाथ ना उठाए, हमारी सेना के शौर्य पर कोई सवाल ना उठाए, वो रेडी है। लेकिन यहाँ पॉलिटिकल विल की बात है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की बात है, सबको साथ में लेके, सबको सपोर्ट में लेके जैसा सही होता है, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा पाकिस्तान की इस दुर्दांत धरती। पॉलिटिकल विल पर डाउट है आपको? पॉलिटिकल विल पे डाउट इसीलिए कह रही हूँ कि अभी तक जॉइंट पार्लियामेंट्री मीटिंग नहीं बुलाएगी, अभी तक कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। ये वही मुख्यमंत्री है, आपने सही कहा था कि अभी तक आपको देश को एड्रेस करना चाहिए था, आपको मधुबनी नहीं जाना चाहिए था। सबको पता है कि 2 महीने बाद चुनाव है। आप वही मुख्यमंत्री थे जो 26/11 में टेरर साइट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये कहते हुए कि दिक्कत बॉर्डर्स में नहीं, दिक्कत केंद्र में है। तो आपको देश को श्योर करना चाहिए था, जब पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आपकी लीडरशिप के साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है, आपको देश को ये श्योर करना चाहिए था। पॉलिटिकल विल पे क्वेश्चन तो है मीनाक्षी जी, पर अभी राजनीति करने की बात नहीं। हम चाहते हैं कि सरकार एक्शन ले पर पाकिस्तान के एज अ टेरर स्टेट के। जसरोटिया जी, देखिए के पास अपने सवाल है, पॉलिटिकल विल पर क्वेश्चन कर रही है। पॉलिटिकल विल का तो मैंने आपको बता दिया कि जब हमारी सेना का क्या किया जाता था और ये लोग क्या किया करते थे, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। आप इनके नेताओं के बयान तो देखिए ना। एक विजय वाडेटीवार करके इनका कोई नेता है, वो कहता है वहां पर कि किसी का धर्म नहीं पूछा गया, बताएं कि इतना टाइम होता है टेररिस्टों के पास के नहीं। जो पाकिस्तान बोलता है वही इनके नेता बोलना शुरू कर देते हैं। ये यहाँ पर बैठे हैं उनको क्लीन चिट देने के लिए। इनके मणिशंकर अय्यर जैसे नेता है जो पाकिस्तान के आगे गुहार लगाते हैं कि हमें बचा लीजिए भारतीय जनता पार्टी से। इनके ऐसे ऐसे नेता हैं जो इलियाना उमर के साथ, इलियाना उमर आपको पता ना कौन है, उसके साथ सेल्फी खिंचाकर और ये बताते हैं कि हम कितने बड़े पैट्रियट हैं इस देश के लिए। मुझे करता है कि इनके ऊपर हमसे ज्यादा भरोसा तो उनके ऊपर पाकिस्तान करता है कि वो उनको बचा लेगा इन सब चीजों से। इनसे ज्यादा तो पाकिस्तान इनके ऊपर भरोसा करता है। तो दोस्तों खुद सोचिए कि ये किस तरह की पॉलिटिकल पार्टी है और इस पॉलिटिकल पार्टी का आज हाल क्या हो चुका है। भले वो मणिशंकर अय्यर जैसे लोग हो, भले कुछ हो, आज किस पे भरोसा किया जाए? इनके ऊपर पूरी जनता में से कोई भी विश्वास नहीं करता है, क्योंकि इनका स्टैंड वैसा ही है। ये बाकी देशों में जाकर जो बोलते हैं अपने देश में इन्वेस्टमेंट मत करो, ऐसे देश को आप क्या सोचोगे ऐसे लोगों के बारे में जिनका नाम पाकिस्तान असेंबली में बार बार लिया जाता है कि ये हमें बचा लेंगे। आप खुद सोचिए, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर आपको देश विश्वास नहीं करता। देश विश्वास इसलिए नहीं करता क्योंकि इनकी पॉलिटिकल विल इस तरह की है। इनका मुझे एक बात याद आती है, एक बात, सिर्फ एक बात। सर एक सवाल है, आप मेरा सवाल सुन लीजिए, आप रिस्पॉन्ड करिए उसके बाद। जम्मू कश्मीर विधानसभा जब स्पेशल सेशन बुला सकती है, एक निंदा प्रस्ताव आतंकवादी हमले के खिलाफ पास कर सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री खड़े होकर स्पीच देते हैं बकायदा। और उमर अब्दुल्ला ने उस दिन जो स्पीच दी है, जिस तरह के पॉइंट्स उनकी स्पीच में शामिल थे, एक स्ट्रॉन्ग स्पीच उन्होंने उस दिन वहां से दी, असेंबली जैसे मंच का प्रयोग किया और उनकी वो मैसेजिंग पूरे कश्मीर के लिए थी, पूरे भारत के लिए थी और दुनिया के लिए थी। सर इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है? संसद किस काम के लिए है फिर? और मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे। चलिए, अगर ऑपोजिशन भी ये कह रहा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुला दीजिए, तो संसद तो इस देश की सबसे बड़ी ताकत है ना, सबसे बड़ा मंच है जहां से पॉलिसी बनती है, जहां चर्चा होती है। प्रधानमंत्री वहां पर खड़े होकर बोलेंगे, होम मिनिस्टर अगर वहां खड़े होकर बोलेंगे, ऑपोजिशन के लोग वहां पर खड़े होकर आतंकवाद के खिलाफ अपने पॉइंट्स रखेंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है? या फिर सिर्फ एक जिद है कि अगर ऑपोजिशन ने बोला है तो फिर ये काम हम नहीं करेंगे, वरना लगेगा कि हम ऑपोजिशन के आगे झुक गए। जॉनी लीवर, कादर खान और गोविंदा थे शायद। उसने, कादर खान ने गोविंदा से पूछा जॉनी लीवर से, आप किस तरफ हो? उसने उंगली जो है वो की गोविंदा की तरफ और देख कादर खान की तरफ रहा था। तो अब आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात यह है कि आप सोच लीजिए, ये वही बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है। इनका एजेंडा बाहर से सेट होता है हर एक चीज का। क्या ये अपोजिशन, क्या ये विश्वसनीय अपोजिशन है? इनके ऊपर बात की जा सकती है क्या? इनके साथ कुछ शेयर भी किया जा सकता है? खुद सोचिए, इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। मैंने तभी तो कहा जिनके प्रवक्ता ख्वाजा आसिफ जैसे लोग हो। ख्वाजा आसिफ कह रहा था कि नहीं पिछले चुनावों में कि आप कांग्रेस को जिता दीजिए, बताएं कि नहीं बताएं। आज वही ख्वाजा आसिफ बात करके कह रहा है कि हमारे वी वर प्लेइंग दिस डर्टी गेम फॉर मे बी व्हाट कंट्री ही वाज सेइंग। आप खुद सोचिए इनके ऊपर कौन विश्वास करेगा? आज ये विश्वास खो चुके हैं। नहीं, सवाल यही कि इनके ऊपर विश्वास कौन करेगा? मुझे बता, इनके जहां पर जरूरत पड़ेगी जरूर बुलाया जाएगा, लेकिन क्या दे आर बिहेविंग लाइक एन अपोजिशन और दे आर बिहेविंग लाइक स्टूज ऑफ पाकिस्तान? आर दे बिहेविंग लाइक ए पाकिस्तान और स्टूजेस ऑफ पाकिस्तान? They are behaving like stooges of Pakistan nowadays.
They are busy in giving a clean chit to the Pakistan. This is their problem. This is not a opposition. They are exactly Johnny Lever. They are exactly playing the role of a Johnny मैं Lever of चलिए that movie. मैं जसरोटिया जी आपकी राय देश के पूछ रही हूँ। 140 चलिए करोड़ ठीक लोगों के है, लिए आप बना ऑपोजिशन के इंटेंट पर और उनके उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस देश के नागरिक होने के नाते, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होने के नाते नहीं, इस देश के नागरिक होने के नाते क्या आपको नहीं लगता कि संसद से एक बड़ी बात, एक बड़ा मैसेज जाना चाहिए? देखिए, जो मैसेज है देश पूरी तरह से जानता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल लोग और देश को उम्मीद भी किससे है। और मैं पूरे देश में चाहता हूं, इस देश में चाहे आप एक आम राय पूछ लीजिएगा, 1% भी ऐसे लोग नहीं होंगे जो कहेंगे कि कांग्रेस पे हमें भरोसा है। कोई इन पे भरोसा नहीं। अगर आज कोई भरोसा कर रहा है, केवल नरेंद्र मोदी पे भरोसा कर रहा है। उन्हें पता है नरेंद्र मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। मैं तो जो देश की चुनी हुई सरकार है, मैं उसकी बात कर रही हूँ अभी। देश मैं आई एम देश टॉकिंग की अबाउट द चुनी हुई अपोजिशन। सरकार, जिसके पास मैंडेट है, मैं उसकी बात कर रही हूँ अभी। I am talking about the opposition. This opposition not a credible opposition. I tell you how should opposition behave. Opposition का अगर आपको याद होगा, एक बारी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये लोग मजबूर हो गए थे यूनाइटेड नेशन भेजने के लिए। क्यों मजबूर हो गए थे? They knew कि वो कभी भी इस देश के खिलाफ बात नहीं करेंगे। लेकिन can you count on these people? Can you count on these people? इनको भेजो यूनाइटेड नेशन में, पता लगेगा अपने देश के खिलाफ जाकर मोर्चा खोल के आगे। सुजाता जी, आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं? वो एक एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज होती है राष्ट्रीय सुरक्षा, जिसके लिए ऐसे समय में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को बुलाना नहीं बुलाना सरकार के पूरे उसके मन से पे है। इस पे आप बिल्कुल प्रेशराइज नहीं कर सकते। ये समय क्या है? ये समय है साथ खड़े होने का। ये समय ये निकलने का नहीं है जो ये लोग पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करे। तो कोई आपके पैनल पे अभी सुरक्षा बलों की चूक पे बात करने की कोशिश कर रहा था। कोई कह रहा था कि पाकिस्तान, जो आप कांग्रेस को सोचिए ना, कांग्रेस को तो एक बाकायदा नोट जारी करना पड़ा कि भाई आपको नेशनल ड्यूटी ऑब्जर्व करनी चाहिए। सोचिए, जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहती थी कि हमने इंडिपेंडेंस दिलाई है इस देश को और बड़े बड़े नेता दिए, इंदिरा गांधी और क्या क्या, और उसको एक नोट जारी करना पड़ा। ये स्थिति आ गई क्योंकि उसके नेता खुद ही खुद ऐसा लगा कि वो पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। और जिस तरह से पाक मीडिया ने उनके वक्तव्य को उठाया और उसको इंटरनेशनल मीडिया में यूज किया कि ऐसा कह रहे हैं यहाँ के एक बड़े नेता, और इस तरह से देखिए कि पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है। और ये बहुत बड़ा कारण बना कि जिससे कि वो जो आतंकी जिसने ये पूरी जिम्मेदारी ली थी, उसका नाम नहीं आया वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट में। तो इस माहौल में हमको ये नहीं करना चाहिए कि हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कि हम सुरक्षा बल पे बात करेंगे तो हम 370 पे बात करेंगे, तो हम मोदी की मंशा पे बात करेंगे। इस समय ये एक एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज है, वो करने दीजिए। जो नीतियां हैं वो बिल्कुल साफ सुथरी है, उसके बाद सीसीएस है, बाकी जो सेना पे किसी को डाउट है नहीं। तो फिर आप क्यों बुलाना चाहते हैं पार्लियामेंट? आई थिंक इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। जो हो रहा है वो सरकार के साथ रही है ना, वहां पे पाकिस्तान के साथ क्यों खड़े हैं? ठीक है, हालांकि यहाँ पर देखिए पैनल पर पॉलिटिकल ओपिनियन अपने अपने हिसाब से सभी ने यहाँ पर रखे, लेकिन फिर भी एक देश के रूप में एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ बात जानी चाहिए। इसमें कहीं पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर, क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए रविंद्रनाथ सचदेव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए सर, भारत में भीतर क्या हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन डिप्लोमेटिकली आपने बार बार इस बात को हाईलाइट किया कि हम एक्शन ले, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन नहीं आए। को इंश्योर करने के लिए डिप्लोमेसी काम कर रही है। सर, अभी तक आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इस पूरे मैटर पे क्या करती है? जिस तरह से हमारे एमईए काम कर रही है अभी, और जितनी बातचीत विदेशों में हुई है, दूसरे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव से हुई है, उन्हें भारत पर कितना भरोसा है और भारत की पोजीशनिंग कितनी स्ट्रांग है अभी इस मैटर को लेकर, कंसिडरिंग कि दुनिया के कई और देश हैं सर जो आतंकवाद का आप सामना कर रहे हैं। अब ये वो दौर नहीं है जहां पर गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म वाले दायरे में आतंकवादी हमले को। नो, आई थिंक हमारी डिप्लोमेसी कहें, स्ट्रेटेजी कहें, मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। हम साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी तो दे रहे हैं पाकिस्तान को पानी का मुद्दा लेकर के। पानी के मुद्दे में ये थोड़ी कि पानी हम आज बंद कर देंगे, हम 10 साल तक नहीं कर पाएंगे या कुछ कर पाएंगे। मैं तो कहता हूं एक नेशनल मिशन बनाओ 30/30 की 2030 तक 30% जो पानी जा रहा है उसको रोक पाओ। बहुत बड़ी बात है अगर हम 30% रोक ले, वो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए ब्रह्मास्त्र बना के दे जाएंगे अगर हम आज शुरू हुए। एनीवे, डिप्लोमेटिकली यस, देखिए हमारी अव्वल तो आतंक को सब समझते हैं ज्यादा, राइट। पाकिस्तान की हिस्ट्री भी सब जानते हैं दुनिया में, मोर और लेस, राइट, मोर और लेस बहुत सारे। एंड हमारी जो पोजीशनिंग आई थिंक बहुत क्लियर है, बहुत प्रोएक्टिवली हम आउटरीच कर रहे हैं। एंड इन सबके साथ एक और भी बहुत बड़ी बात है, हमारा आज की दुनिया में उगता हुआ सूरज है।
हम बड़ी ट्रेड, इकोनॉमी, पॉपुलेशन है दुनिया की, और दुनिया के सारे देश हमसे अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। यही सऊदी अरब और यूएई जो आज की तारीख में हमारे से अच्छी दोस्ती, और मैं कह रहा हूं कि हमारे लिए चैनल फ्रेंडशिप है, पाकिस्तान पे प्रेशर डालेंगे, डाल रहे होंगे। यही देश हम पे ज्यादा अटेंशन ना देते अगर हम इतनी बड़ी इकोनॉमी या पॉपुलेशन ना होते, राइट? क्योंकि हम इतनी बड़ी देश की अर्थव्यवस्था है। अमेरिका भी रियलिटी है, अमेरिका मल्टीपल चीजें देखता है, चाइना भी देखता है। तो इन सब चीजों का जो कॉम्बिनेशन, प्लस ऑफ कोर्स बेसिक इस मुद्दे में तो आई मीन हमारे अगेंस्ट अटैक हुआ है, ओके, आतंक का अटैक हुआ है, बार बार होता रहता है, और फैक्ट्स आर आउट देयर। तो आई थिंक वर्ल्ड कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी है। बट ये होगा कि कभी अगर कहीं वोट्स की बात आ गई, कोई रेजोल्यूशन वगैरह पास हुए, तो उन मुद्दों में कुछ कंट्रीज पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाएंगी, खासकर उनमें टॉप है चाइना, जो किस चीज को वीटो कर देगा। कोई स्टेप अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी लेती है, वैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी के किसी स्टेप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ कर नहीं सकता, वहां वैसे लॉक जैम है, उसके अलावा क्या कर लेंगे? मीटिंग करके ओआईसी, आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, पाकिस्तान जाएगा, टर्की कुछ बोलेगा, तो ये वो रहेंगे। बट इनके अलावा यस, टर्की भी भारत के खिलाफत करेगा कहीं ना कहीं, राइट, डिप्लोमेटिकली, बट दैट डजंट मैटर टू अस। तो हमारी जो पोजीशन है और जो हमें चाहिए, आई मीन इवन इंटेलिजेंस शेयरिंग, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर, हमारे जो ऑलरेडी अच्छे खासे दोस्त हैं वो पाकिस्तान पे काफी बना सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान के पास कितनी सद्बुद्धि है कि वो अगले कदम बड़े संभल के चले। बिल्कुल, आई थिंक दिस इज द परफेक्ट नोट देन टू एंड द प्रोग्राम। लेकिन आप देखना यही है कि आगे आने वाले दिनों में सिचुएशंस किस तरफ जा रही हैं, क्योंकि देखिए माहौल बहुत टेंस्ड है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, तनाव की स्थिति है, और इस तनाव में कितनी समझदारी भरे डीप रूटेड कदम उठाए जा सकते हैं, वही तय करेगा भविष्य का कोर्स, दिशा क्या रहेगी। आपका धन्यवाद हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम फॉर द डिस्कशन। थैंक यू।